Hello, this is Vikas Kumar Singh, and today's new topic is time constant. आप लोग को अच्छी तरह से पता है अभी तक जो भी चीज़ें थी डीसी के बारे में वो सब चर्चा हो चुकी हैं। कोई भी पोर्शन बच रहा होगा तो आप लोग इसके बारे में कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियो बना दूंगा उसके रिगार्डिंग। ये वो सब टॉपिक हैं जो पेपर में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं एसएससी के, जैसे टाइम कांस्टेंट। सीधे सीधे क्वेश्चन आता है उसके ऊपर कि आपसे पूछा था आरएल सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या है। कई जगहों पे आरएल सर्किट पूछा जाता है, कई जगहों पर सर्किट बना के दिखा देते हैं। आरएल सर्किट टाइम कांस्टेंट होगा L/R। ये कैसे निकलता है, क्या होता है, इसके ऊपर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। T = L/R, ठीक है। ये बताते हैं इक्वेशन क्या है, ठीक। इसी तरह से आरसी सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या होता है, 1/RC, ठीक है। आरसी सर्किट का, आरएल सर्किट का। अच्छा, ये एक इक्वेशन होती है हमारी करंट की। आरएल सर्किट के केस में करंट की इक्वेशन निकाली जाती है और आरसी सर्किट के केस में वोल्टेज की इक्वेशन निकाली जाती है। ये ज़ीरो और ये इन्फाइनाइट का मतलब क्या है। ज़ीरो का मतलब होता है शुरुआत के केस में, एकदम शुरू में। जैसे कि हमने डीसी वोल्टेज सोर्स को रजिस्टर और इंडक्टर से जोड़ा, तो इंडक्टर पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि रजिस्टर से तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज आपको पता है रजिस्टर में डीसी और एसी दोनों अलाउ होते हैं। मगर इंडक्टर और कैपेसिटर ये डीसी वोल्टेज सोर्स में अलाउ नहीं होते, ठीक है। डीसी वोल्टेज सोर्स में अलाउ नहीं होते। तो होता क्या है, होता ये है जब स्टार्टिंग फेज़ में इसको हम लोग जोड़ते हैं। आप लोग को अच्छी तरह से पता होगा कि इंडक्टर के बारे में आपने सुना होगा कि अगर थोड़ी देर तक सप्लाई देने के बाद ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है। पहले अपने आप को चार्ज करता है, फिर ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है। और कैपेसिटर क्या करता है, पहले अपने आप को चार्ज करता है, फिर ये ओपन सर्किट हो जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ में दिखाई गई है। पहले जब अपने आप को जिस दौरान ये चार्ज कर रहा होगा उस दौरान अगर अब यहाँ पे करंट नापेंगे, इसकी यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर आपने क्लैंप लगा के नापना चाहा तो कोई करंट नहीं आएगी, क्योंकि सारी करंट इसमें जा रही है अपने आप को चार्ज करने में। इसीलिए इनिशियल फेज़ 0- या 0+ का मतलब होता है, 0 मतलब इनिशियल, 0- का मतलब होता है इनिशियल से जस्ट पहले, और 0+ का मतलब होता है इनिशियल के जस्ट बाद। यानी समझो शुरुआत की फेज़, इनिशियल फेज़। इनिशियल दौर पे करंट 0 होती है और कुछ टाइम बाद जब ये चार्ज हो जाता है, इसको शॉर्ट हो जाता है ये, तो जितना आपका करंट यहाँ होगा वही करंट एज इट इज़ यहाँ होगा। शॉर्ट सर्किट में जानता ही है पूरा करंट पास होता है। तो उस तब फाइनल केस में इनफाइनाइट मतलब होता है फाइनल केस। ये इनिशियल, ये फाइनल केस में क्या होगा, आई क्या होता है, V/R के बराबर होता है। आई = क्या होता है, V/R। तो यहाँ पर V/R करंट होगी, ठीक है। यही जब कैपेसिटर केस में हम जब आते हैं तो यहाँ वोल्टेज नापा जाता है, ठीक। वोल्टेज क्यों, क्योंकि जब ये ओपन सर्किट हो जाएगा तो वोल्टेज तो तभी भी होगा ना। ओपन सर्किट में क्या होता है, वोल्टेज होता है लेकिन करंट नहीं होता। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, करंट होता है लेकिन वोल्टेज नहीं होता। इसीलिए जब इसमें करंट नापा जाता है और इसमें वोल्टेज नापा जाता है, ठीक है। जब ये शुरुआत में हम जब इसमें सप्लाई दे रहे होंगे तो कोई वोल्टेज नहीं होगी, क्यों, अपने आप को चार्ज कर रहा होगा। कुछ टाइम के बाद क्या होगा, जितनी वोल्टेज यहाँ है, मान लो ये 5 वोल्ट है, उतनी ही वोल्टेज यहाँ आ जाएगी, अपने आप को चार्ज करके वैल्यू एकदम उसके बराबर कर लेगा। और आपको अच्छी तरह से पता है करंट का फ्लो तभी होता है जब पोटेंशियल डिफरेंस हो, यानी इधर 5 हो तो इधर 5 से कम होना चाहिए। दोनों साइड अगर 5 हो जाएगा तो करंट का फ्लो नहीं होगा, यानी ये किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, एक ओपन सर्किट की तरह, यानी सर्किट ओपन हो गया है, ठीक। तो वही इसमें बताया गया है। इनिशियल कंडीशन में वोल्टेज इसकी 0 होती है, फाइनल कंडीशन में वोल्टेज इसकी क्या होती है, V = IR होती है। ओम का नियम तो IR होती है, जैसे यहाँ पे था, ठीक। ये क्लियर है। और ये एक जनरल फार्मूला है। आरएल सर्किट में करंट का जनरल फार्मूला है और आरसी सर्किट में वोल्टेज का जनरल फार्मूला है, ठीक है। अब आपको ये बात बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि आरएल सर्किट में वोल्टेज नहीं निकलता फाइनल फॉर्म में और आरसी सर्किट में करंट नहीं निकलता फाइनल फॉर्म में। इसलिए आरएल के लिए करंट फार्मूला होता है और आरसी के लिए वोल्टेज फार्मूला होता है। इतनी बात क्लियर है। ये फार्मूला कुछ ऐसे होता है, इंडक्टर में जाने वाली करंट एट टाइम t = I∞, यानी ये वैल्यू, I0- यानी ये वैल्यू, अगेन I∞ यानी ये वैल्यू, और e⁻⁻t/T। यहाँ कैपिटल T जो होता है वो टाइम कांस्टेंट होता है, ठीक। और टाइम कांस्टेंट में जो हम ये LR और RC वगैरह दिखा रहे हैं ना, ये नेट LRC होते हैं। नेट मतलब किसी भी सर्किट में जितने R लगे हैं उनका नेट, जितने L लगे हैं उनका नेट। सिमिलरली इसी तरह से किसी भी सर्किट में जितने R लगे हैं उनका नेट, जितने C लगे हैं उनका नेट। ये नेट R नेट C, यानी 3 अगर कैपेसिटर लगे हैं तो तीनों को जोड़ के जो आएगा, 3 अगर पैरेलल में लगे हैं तो तीनों को जो क्यूमुलेटिव आएगा वो, ठीक है। तो नेट R नेट C होता है ये। अब यहाँ पे क्योंकि एक एक ही लगा है यहाँ पर, इसीलिए RC लिखा है, ठीक है। तो आप चाहें तो इसके नीचे लिख सकते हैं R नेट, C नेट, L नेट, R नेट। याद रहे आप लोगों को, ये सिर्फ सिंगल LR नहीं होता,
या आर सी नेट होता है, यानी टोटल क्यूमुलेटिव। ठीक है, तो ये है आपका टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट से रिगार्डिंग क्वेश्चन इसके और इसके ऊपर डायरेक्ट कई बार पूछे जा चुके हैं कि आरएल सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या होता है, ये होता है, उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है करंट का, ये होता है, आरसी सर्किट का टाइम कांस्टेंट ये होता है, जनरल फॉर्मूला वोल्टेज का ये होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब थोड़ा इसको मिटाते हैं और हल्का सा आगे बढ़ जाते हैं। क्लियर, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? ठीक, चलो। इसके बाद आता है क्वालिटी फैक्टर यानी क्यू फैक्टर। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। क्यू फैक्टर जिसको हम लोग कहते हैं क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर क्यू फैक्टर क्या होता है? ये एक बस फार्मूला होता है। इसका एक फार्मूला ये होता है VL अपॉन V या फिर VC अपॉन V। यहाँ VL का मतलब होता है वोल्टेज इन इंडक्टर और VC का मतलब है वोल्टेज इन कैपेसिटर संधारित्र में, और V क्या है? टोटल V। ठीक है, जैसे कोई सर्किट अगर आपका ऐसे बना हुआ है, मान लो ऐसे बना है, यहाँ R है, यहाँ L है, तो इसके रिस्पेक्ट में जो वोल्टेज होगा उसको VL कहेंगे, और ये क्या होगा? टोटल वोल्टेज, इसकी बात कर रहे हैं। इसी तरह से अगर मान लो ये सर्किट बना हुआ है, यहाँ R है, यहाँ C है, तो इसके रिस्पेक्ट में जो वोल्टेज होगा उसको VC कहेंगे और ये वोल्टेज को V कहेंगे। ठीक है, तो क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला होता है। क्वालिटी फैक्टर का जो फार्मूला पे डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं वो एक फार्मूला ये होता है, एक फार्मूला ये होता है। मेन जो आपका क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला होता है वो होता है Q इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R अंडर रूट L अपॉन C, ये होता है। ये आपने बेसिक इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। ठीक है, इसके अलावा फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी फार्मूला होता है। फ्रीक्वेंसी के टर्म में फार्मूला क्या होता है? Q इक्वल टू ओमेगा नॉट अपॉन डेल्टा ओमेगा, जहाँ ओमेगा नॉट क्या होता है? रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है, और डेल्टा ओमेगा क्या होता है? दो फ्रीक्वेंसियों के बीच का डिफरेंस होता है। तो लिख लो, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी और डेल्टा ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, कोई दो फ्रीक्वेंसियों के बीच का अंतर। ठीक है, जिसको हम लोग मोटी भाषा में बैंडविड्थ भी कहते हैं। बैंडविड्थ क्या होता है? दो फ्रीक्वेंसी के बीच के डिफरेंस को बैंडविड्थ कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? ये आ गया उसका। और इसका एक फार्मूला और भी होता है, वो होता है, लेकिन वो जनरली आता नहीं, रहने दो, छोड़ो उसको, इतना काफ़ी। ठीक, जितना आता है वो सब बता दिया गया है इसमें। अच्छा, ओमेगा नॉट का भी एक फार्मूला होता है, ये भी याद रखना, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला जो होता है वो होता है आपका ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट L इंटू C, ये फार्मूला होता है। ओमेगा नॉट को हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा नॉट को हम लिख सकते हैं 2 पाई F नॉट, ये भी तो लिखते हैं 2 पाई F नॉट ओमेगा नॉट को। तो उस हिसाब से अगर हम इसको इसमें पुट करें तो क्या आएगा? 2 पाई F नॉट इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट L C, या फिर F नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट L C, ये भी फार्मूला होता है। ये सब फार्मूला डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है और ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होती है F। तो जिस भी टर्म में पूछा जाए, ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट LC, अगर F के टर्म में पूछा जाए तो 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट LC। इन दोनों फार्मूले में बच्चे थोड़ा कंफ्यूज कर जाते हैं। क्या करते हैं लोग? ऑप्शन में कभी कभी लिख देंगे 1 अपॉन R अंडर रूट के अंदर LC नीचे, और यहाँ लिख देते हैं 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट के अंदर ऊपर L नीचे C। तो ये याद रखना, ये चीज़ याद रखने वाली है कि L अपॉन, ऐसे रटने वाली बात है तो ऐसे याद रखो, 1 अपॉन R अंडर रूट के अंदर Q वाले में L ऊपर होगा, C नीचे होगा, और F वाला जो फार्मूला होगा उसमें L और C दोनों नीचे होंगे। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना क्योंकि इसमें बहुत गलतियाँ होती हैं। जो मैंने कॉपीज चेक की हैं, जो मैंने ध्यान दिया उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज के टॉपिक के लिए आपका इतना काफ़ी है।
आप लोग पहले इस चीज़ को पढ़िए, इसको डायरेक्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व कीजिए और नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग इसके आगे की बात करेंगे, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, जो भी क्वेरी आपसे पूछता हूँ, उसके बारे में हमको जवाब देते रहा कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देन स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।